क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। पार्ट नंबर 3 पर हम आएंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसका मीनिंग हमने पढ़ लिया था। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी आइटम्स को लिया जाता है, या इसके क्या एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया भूमि, भवन, संयंत्र, मोटर गाड़ियाँ, व्यापारिक चिन्ह आदि को क्रय करने के व्यय। क्रय करना मीन्स परचेज करने के, व्यय मीन्स एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंडिचर टू परचेज लैंड, ज़मीन को खरीदने का खर्चा, बिल्डिंग को खरीदने का खर्चा, प्लांट को खरीदने का खर्चा, मशीन को खरीदने का खर्चा, व्हीकल गाड़ियों को खरीदने का खर्चा, और अपनी कंपनी का एक ट्रेडमार्क को निशान खरीदने का खर्चा। सेकंड पॉइंट है व्यवसाय की स्थापना पर किए गए व्यय, पेटेंट की लागत, प्रारंभिक व्यय और ख्याति इत्यादि। एक्सपेंडिचर ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी को स्थापित एस्टेब्लिश करने के लिए, शुरू करने के लिए जो खर्चे किए गए। कॉस्ट ऑफ द पेटेंट, पेटेंट खरीदने के जो खर्चा आया था। प्रारंभिक व्यय, कंपनी को शुरू में जो खर्चा किया गया था उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और गुडविल, ख्याति को खरीदने का खर्चा। थर्ड पॉइंट हमारा है स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट्स को परचेज करने और निर्माण करने का जो खर्चा आया है। जैसे मशीन हमने खरीदी, उसकी जो कॉस्ट आई, उसका भाड़ा लेने लाने का मतलब ये हुआ कि मशीन हम खरीद के दूसरी सिटी से, दूसरे शहर से अपने शहर में ला रहे हैं तो गाड़ी का किराया। पुरानी मशीन जो थी उसको हमने रिपेयर करवाया, उसका खर्चा। सो एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ द मशीन, its cost price, its carriage and renewal of the machine and overhauling expenses. Point number 4, expenses for the expansion and the renovation of the machines. हमारी जो मशीन थी, हमारी जो स्थायी संपत्तियाँ थी, फिक्स एसेट्स हमारी जो थी, उसका हम विस्तार कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, उसका जो खर्चा आ रहा है वो इसमें आएगा। अगला है पूंजीगत व्यय मतलब बहुत बड़े अमाउंट के खर्चे, चाहे वो मूर्त हैं या अमूर्त, टेंजिबल हैं या इनटेंजिबल, उसको प्राप्त करने के खर्चे। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, गुडविल ख्याति हो गई, एकसों की लागत हो गई, प्रारंभिक व्यय हो गए। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को प्राप्त करने के खर्चे। टेंजिबल एसेट्स जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, उनको प्राप्त करने के खर्चे। बिल्डिंग, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज़ की है, गुडविल हमने परचेज़ की, पेटेंट का अधिकार हमने लिया, और प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है कि ऐसी किसी अधिकार या स्थायी संपत्ति को बचाने के वैधानिक खर्चे। हमारे पास कोई अधिकार था, कोई हमारी फिक्स एसेट्स थी, उसको बचाने के लिए हमने कोर्ट में काफ़ी खर्चा किया, उसको हम लीगल एक्सपेंसेस कहते हैं। लीगल एक्सपेंसेस फॉर द राइट एंड सेविंग ऑन द फिक्स एसेट्स। अगला है, अब जैसे हमने अभी पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वैसे ही होते हैं लाभगत या आगम व्यय, जैसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो बोलते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो बहुत थोड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं। ऐसे व्यय जिनका लाभ केवल चालू वर्ष में ही प्राप्त होता है, अगले वर्षों में नहीं होता। इन्हें सामान्यतः हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाते हैं। पहला आ गया रोज के दिन प्रतिदिन के संचालन मतलब चलाने के खर्चे। निर्माण वस्तु बनाने के खर्चे हो गए, ऑफिस के एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय हो गए, विक्रय व्यय मतलब वस्तु को बेचने के खर्चे। सो डेली रूटीन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वस्तु का निर्माण करने के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 2 इज जनरल रिपेयर ऑफ द फिक्स एसेट्स एक्सपेंसेस वाइल, फॉर एग्जांपल वाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग। स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स के सामान्य खर्चे जो होते हैं उसका खर्चा, जैसे कि बिल्डिंग को हम सफ़ेदी करवा रहे हैं उसका खर्चा। थर्ड पॉइंट हमारा है पुनः विक्रय हेतु तो खरीदे गए माल के संबंध में व्यय। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट टू द गुड्स बॉट फॉर द रीसेल ऑब्जेक्टिव। हमने कोई वस्तु ऐसी खरीदी है जो कि इसलिए हम खरीद रहे हैं कि उसे हम दोबारा बेचेंगे, तो उसको पुनः विक्रय हेतु जो हमने सामान खरीदा है, बेचने के लिए जो सामान खरीदा उसका जो खर्चा हमारा आया। फोर्थ पॉइंट हमारा है स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट पर लगाया गया ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उससे जो कीमत कम हो रही है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे को दिया गया वो है पूंजीगत व्यय आगम व्यय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में अंतर क्या है। पहला पॉइंट दिया गया कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, वो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए किए जाते हैं। आगम व्यय जो होते हैं दिन प्रतिदिन के नॉर्मल बिजनेस को चलाने के खर्चे से ये संबंधित होते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के होते हैं। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, रोज़ के बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है पूंजीगत व्ययों से प्रायः अनेक वर्षों तक लाभ प्राप्त होता रहता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं इसका लाभ बहुत वर्षों तक हमें मिलता है, जबकि आगम व्यय रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं ये इनका लाभ मैक्सिमम 1 साल तक प्राप्त होता है। Benefit may be realized for many years from the capital expenditure, where the benefit of the revenue expenditure may be realized maximum up to 1 year. थर्ड पॉइंट हमारा है पूंजीगत व्यय को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द ट्रेडिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है, वीडियो को रोक करके आप इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है पूंजीगत व्यय लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, लाभ कमाने की क्षमता, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा लाभ कमाएं। जबकि आगम व्यय जो होते हैं लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि उतनी ही बने रहे, वर्तमान लेवल प्रेजेंट लेवल पर बने रहे, इसलिए किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ताकि हमारी फर्म की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाए, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसलिए किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है हमारी वो सेम रहे। अब एडजस्टमेंट्स पर हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है जो है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो मालिकों ने पैसा दिया है, मालिकों द्वारा दिए गए कंपनी को जो पैसा होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर ये पूंजी मालिकों ने नहीं दी होती, हमने बैंक से ली होती, तो इस पूंजी के ऊपर ब्याज हमको बैंक को देना पड़ना था। इसकी जगह हम मालिकों को ही ब्याज देंगे। तो मालिकों को जो ब्याज हमने देना है दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगी? यदि एक कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसके कारण कंपनी को लॉस होता है। इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि इंटरेस्ट हमने पे करना होता है अभी, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ही दिखाते हैं। कैपिटल के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाया जाता है, क्योंकि कैपिटल भी हमने वापस करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मालिक को हमने देना होता है, इसी इन्हें लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 13th एडजस्टमेंट, आहरण पर ब्याज, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज़ होती है? यदि मालिक अपने निजी उपयोग के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए व्यापार में से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। उसने हमसे उधार लिया है, इसलिए हमें उसको हमारी कंपनी को ब्याज देना होगा। यदि कोई मालिक हमें इंटरेस्ट पे करेगा तो उससे हमारे को लाभ होता है। इसे हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सारी इनकम आती है। हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? क्योंकि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, बिजनेस में से पैसा निकाला है, तो उसके कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो भी उसके अकाउंट में से माइनस करेंगे। मीन्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर हम आएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखें, और यहाँ पर एडजस्टमेंट हमको दी गई है, ध्यान से समझेंगे इसको, थोड़ी बड़ी एडजस्टमेंट है ये। देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये हमारे जो डेटर्स होते हैं उस पर डिस्काउंट का प्रोविज़न। तो एग्जांपल एक ले लिया है हमने क्वेश्चन का, उससे हम इसको समझते हैं। देखें राइट साइड पे ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, उसमें 3 आइटम दिए गए हैं। बैड डेप्ट 400, प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट 600 और सन्डी डेटर्स 10,100 के। अब इसके साथ में एडजस्टमेंट हमको दी गई है। लेफ्ट साइड पे देखें, बोलता है फर्दर बैड डेप्ट 100 रुपीज़ के हैं। क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% का प्रोविज़न हमने बनाना है बैड डेप्ट का। और थर्ड पॉइंट है ऑल्सो क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर भी हमने बनाना है 1%। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ही आ जाते हैं। एसेट साइड पर देखें, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं डेटर, क्योंकि डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, इसी हम इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाएंगे। सन्डी डेटर्स, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में हमको दिया गया सन्डी डेटर हमारे हैं 10,100 के, हम लिखेंगे 10,100। उसके बाद हमको दिया गया फर्दर बैड डेप्ट, ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स में जो बैड डेप्ट दिए जाते हैं उनको हम फर्दर बैड डेप्ट बोलते हैं। इन बैड डेप्ट को हम लोग माइनस करते हैं अपने डेटर से। तो 100 रुपीज़ के जो फर्दर बैड डेप्ट हैं इसको माइनस करेंगे। 10,100 से 100 माइनस किया तो हमारे डेटर बच गए 10,000 रुपीज़ के।
अब उसके बाद में हमारे को सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे, बोला गया क्रिएट ए प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्नी डेटर्स। सन्नी डेटर्स पे 5% प्रोविज़न हमने बनाना है। तो न्यू प्रोविज़न हम इसको कहते हैं। डेटर हमारे पास 10,000 के हैं, उसका हम 5% प्रोविज़न बनाएंगे, ये आएगा 500 रुपीज़। तो इसे 10,000 में से माइनस करेंगे 500 को, तो हमारे पास अमाउंट बचेगा 9,500। अब थर्ड एडजस्टमेंट हमको क्या बोली गई थी, बोलता है ऑल्सो क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट एंड डेटर एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्नी डेटर्स। अब हमारे पास जो सन्नी डेटर बचे हैं 9,500 के, इस पर 1% प्रोविज़न हमने डिस्काउंट का बनाना है। हम लिखेंगे लेस न्यू प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1%। 9,500 का 1% आता है 95। हम 95 को माइनस करेंगे क्योंकि ये भी प्रोविज़न है, हमको देना पड़ेगा। आखिर में हमारे डेटर बचेंगे 9,405 के। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमारे आते हैं बैड डेप्ट। देखिए हमारे को जो ट्रायल बैलेंस हमको दिया गया था उसमें बैड डेप्ट हमारे को दिए गए थे 400 के, हमने लिखे बैड डेप्ट 400 के। उसके बाद जो हमारे को एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट में बोला गया था फर्दर बैड डेप्ट, ये 100 रुपीज़ हमने ये भी लिख दिए। उसके बाद न्यू प्रोविज़न हमने बनाया था, बैलेंस शीट देखते चलें। बैलेंस शीट में न्यू प्रोविज़न 500 का बनाया था बैड डेप्ट का, तो ये भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो टोटल हमारे जो प्रोविज़न वगैरह थे वो बन गए 1,000 रुपीज़ के। पर देखें हम लोग ट्रायल बैलेंस जो हमको दिया गया था उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट राइट साइड पे दिया गया था 600 रुपीज़ का। ये पिछले साल का प्रोविज़न था, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है 1,000 से, इसलिए हम लोग इसको या तो यहाँ पर माइनस करेंगे या फिर आप चाहें तो इस ओल्ड प्रोविज़न को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी दिखा सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा। तो अभी हम इस ओल्ड प्रोविज़न को यहाँ से माइनस करते हैं, तो आखिर में बचा है हमारे बाहर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट आएगा वो आया 400 रुपीज़। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने बनाया है, जो हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो बना था 95 रुपीज़ का। तो ये प्रोविज़न और डिस्काउंट ऑन डेटर को हम 95 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये हमारे डेटर्स जो हैं वो हो सकता है हमसे डिस्काउंट मांगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो भी हमारा खर्चा होगा, इसलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, जो हमारी एडजस्टमेंट है लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन और प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट ऑन द क्रेडिटर्स। अगर हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी तो हमें डिस्काउंट दे सकते हैं। तो देखें हमने यहाँ पर राइट साइड पर ट्रायल बैलेंस बनाया है, जिसमें एक ही आइटम है सन्डी क्रेडिटर्स हमारे को दिए गए 10,000 रुपीज़ के, और एडजस्टमेंट दी गई है क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन सन्डी डेटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स पे 1% का डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाना है। सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर सन्डी क्रेडिटर्स आते हैं। सन्डी क्रेडिटर वो व्यक्ति जिनको हमने पैसा देना होता है, ठीक है। तो जिनको पैसा देना है वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम दिखाएंगे सन्डी क्रेडिटर 10,000 रुपीज़ के। और बोलता है कि डिस्काउंट का प्रोविज़न हमने बनाना है 1%, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 100 रुपीज़। माइनस किया तो बाकी अमाउंट बाहर बचा 9,900 रुपीज़ कि अगर हमें 10,000 रुपीज़ देना है उसमें से 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम केवल 9,900 ही पे करेंगे, वही लायबिलिटी है। पर अगर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें हमारे क्रेडिटर छोड़ देते हैं उससे हमारे को लाभ होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि क्रेडिट साइड पर सभी लाभ आते हैं, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे ये डिस्काउंट 100 रुपीज़ का, जिसको हम कहेंगे बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 100 रुपीज़।